कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जो लोग मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि मैं अपने काम के प्रति कितनी जिम्मेदार और समर्पित हूँ। छोटी मोटी बीमारियों को अवॉइड किया जा सकता है और उनको इग्नोर करके अपने काम पर फोकस भी किया जा सकता है, पर कुछ परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में ऐसी आती हैं जिनके आगे आपकी बिल्कुल नहीं चलती है। वैसा ही हुआ मेरे साथ होली के दिन। हम लोग बहुत खुश थे, होली हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, पर शाम को मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हॉस्पिटल ले जाने पर पता चला कि उन्हें मेजर हार्ट अटैक आया है। मैं ज़्यादा विस्तृत तो आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी, बस इतना कहना चाहूँगी महादेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि अब उनकी तबीयत ठीक है। अगर वो ठीक रहेंगे, उनका आशीर्वाद हम लोगों के सर पर रहेगा, तो मैं डेली वीडियो अपलोड करती रहूँगी। लेकिन अगर उन्हें थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई तो मैं वीडियो पर फोकस नहीं कर पाऊँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग इस बात को समझेंगे, क्योंकि पेरेंट्स से बड़ा शायद दुनिया में कुछ नहीं होता है। आप लोग भी उनके लिए प्रेयर करना कि वो जल्द ही पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएं। भगवान के लिए बोलो, अब पेट के बल मत सोना और बंदरियों की तरह कूदना भी मत। बीच चौराहे पर 10 रुपए की चिंदी के लिए सुमो पहलवान मत बनना। मोमोज के अलावा भी कुछ और भी खा लेना कभी। और हाँ, अपने बच्चे के आने के बाद उसका पाउडर मिल्क प्लीज़ तुम सब सूखा मत खा जाना। बाकी बातें तो सबने अलग अलग बोली, पर ये लास्ट वाली एक साथ बोली तो गोलू का दिमाग खराब हुआ। तो हम उसे सूखा दूध नहीं पिलाएंगे, गाय भैंस पाल कर तबेला चलाने लगेंगे। मैं सुबह सुबह बाल्टी लेकर दूध निकालूंगी और मिस्टर रंधावा उनका गोबर उठाएंगे, सारा काम काज छोड़कर। अब ठीक है, क्योंकि अब तो मैं एक साथ इतना दूध तो पी नहीं पाऊंगी, तो बच्चे के लिए बचा रहेगा। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर वो तेरा बच्चा होगा गोलू। जब तुझे बचपन में गाय का दूध हजम नहीं हुआ तो हो सकता है उसे भी ना हो। ललिता जी कुछ सोचकर बोली। अरे हाँ, याद है, मैं तो इसके लिए एक बार बकरी का भी दूध लाई थी, उसमें भी इसका पेट खराब हुआ। सीता आंटी फिक्र सताकर बोली। ऊँट का नहीं ट्राई किया? वो ज़रूर हजम कर लेती मैं। गोलू अब चिढ़ी थी। ऊँट यहाँ मिलते कहाँ हैं? सीता आंटी पलट कर बोली। हाँ, अगर मिलते तो पक्का गोलू तेरे लिए दरवाजे पर बंधवा देती ये लोग। वैसे गोलू एक बात बता, तू तबेला खोलेगी तो दूध लगाने सुबह उठेगी कैसे? अब नींद तो तेरी इतनी जल्दी खुलती नहीं। समीर फिर अम्मा बना तो गोलू ने उसे पलट कर खा जाने वाली नज़रों से घूरा। तुझे रख लूंगी ना अपने घर, तू लगा लेना, सुबह उठकर लगा लेना भैंसे। और एक और काम कर देना, गाय भैंसों के गोबर के साथ बच्चे के डायपर भी फेंक आना। और एक बात बताओ, जो आया नहीं उसकी इतनी बड़ी फिक्र, मेरी कुछ नहीं, हद है। ये उम्मीद नहीं थी आप सबसे। मतलब ऐसे कोई बधाई देता है यार? वो कुछ मुंह बनाकर बोली तो सब मुस्कुरा उठे। अरे खुश तो हम सब बहुत हैं, बस तेरा बच्चा है ना तो थोड़ा सोचना तो पड़ता है। सब एक साथ उससे लग कर बोले तो वो हंस पड़ी और मिस्टर रंधावा सर हिलाकर मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगे। बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चों, ललिता जी ने पीछे पलटकर मिस्टर रंधावा से प्यार से कहा, तो उन्होंने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। तो ललिता जी निहाल हो उठी, पलकें कुछ नम हुई। नोनू और समीर भी लपक कर गले लग गए गोलू के और फिर प्यार से मुस्कुराकर बधाई दी मिस्टर रंधावा को। कोई मुझे भी देख लो, पीछे खड़ा कन्नू बोला तो सब उसकी तरफ मुड़े। वो गोलू को बधाई देता हुआ आगे आया। माहौल बदल सा गया था कि कन्नू धीरे से बोला, मैं सेल्फिश तो नहीं हो रहा, पर प्लीज़ अभी के लिए सब मेरा मुंह देखिए। वो बाहर चल रही मीटिंग को लेकर टेंशन में आकर बोला। मुंह तो सही है तेरा, लगता है आज तूने नोनू का चुरा कर मेकअप लगाया है। गोलू उसकी बात समझकर अनजान बनकर बोली। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, नोनू तो अपना मेकअप ताले में रखती है। वो एकदम आंखें बड़ी करके बोला। अच्छा, अगर नहीं रखती तो लगाता तू? नोनू तुनक कर आगे आई। नहीं, कन्नू मिनमिना उठा। गलत बात अलग, उसे छेड़ना बंद करो, बेचारा टेंस है अभी। मिस्टर रंधावा ने उसकी साइड ली। कोई बड़ी बात नहीं है, जब राजकुमारी पटाओगे तो दीवार में चुनवाने वाला डर तो आएगा ही। गोलू फट से बोली। क्या इनके यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है? मैंने तो सोचा था ये नियम इंडिया से बाहर गया ही नहीं। समीर अम्मा बना तो कन्नू का मारे टेंशन के और मुंह लाल हुआ।
बुआ मैं कह देता हूँ, अगर ये सब लोग मुझे ऐसे डराएंगे तो मैं वापस इलाहाबाद चला जाऊँगा। अच्छा फिर शादी क्या मैं करूँगी तेरी जगह मंडप में बैठकर, गीता जी फट से बोल पड़ी। और क्या जानता भी है आजकल दूल्हे के कपड़े कितने महंगे हैं। जितने में तेरा सूट तैयार हो जाएगा उतने में इनका सिर्फ पैजामा बनेगा। नहीं नहीं, शादी तुझे ही करनी होगी। गोलू बोली तो उसका मतलब समझ गीता आंटी ने उसे घूरा। गोलू अगर तेरे पैर भारी ना होते थे तेरा मुंह तोड़ देती मैं, अभी मैं इतनी भी मोटी नहीं हूँ। अच्छा मतलब अगर मोटी ना होती तो कन्नू के कपड़े पहनकर बैठ जाती मंडप में। समीर फिर अम्मा बना। बेटा दामाद जरूर बना लिया है पर इसका मतलब ये नहीं तू बच जाएगा। गीता आंटी उसकी तरफ बढ़कर उसे चप्पल से मारने दौड़ी तो समीर बचता हुआ सोफे पर चढ़ा, पर उनकी चप्पल सटाक से उसकी पीठ पर लगी थी। हद है, कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। मैं सच में आप सब पर हरासमेंट का केस करूँगा। और इनको देखो, कोई कहेगा ये मेरी माँ है। अरे माएँ वो होती हैं जो अपने बेटी के ससुराल में इज्जत ना होते देख बड़ी बिंदी लगा, गहरा मेकअप कर, पर्स टांग अकड़ से बोलती हैं कि लाइन लगी थी लड़कियों की मेरे बेटे के लिए, वो तो हम एहसान कर रहे हैं आपके यहाँ शादी करके। समीर हाथ नचाता हुआ सीता जी की तरफ देखकर बोला, नीचे उतरो सोफा कवर खराब हो जाएगा। सीता आंटी उसकी बात एकदम इग्नोर कर बोली तो समीर भन्ना उठा। अब तो मैं इसी पर नाचूंगा। बोल वो सोफे पर नाचा तो वो तीनों डोली फ्रेंड्स एक साथ अपने अवतार में आ गईं और फिलहाल वो बैठक 2 मिनट में चिड़ियाघर बन गई, जिसमें अभी के लिए गोलू साइड में बैठ गुलाब जामुन ठूस रही थी। कन्नू और मिस्टर रंधावा बीच बचाव कर रहे थे। नोनू कांच के बर्तन बचा रही थी क्योंकि उनके टूट जाने पर समीर को दुगनी मार पड़ती। और सामने गेट पर खड़े थे रासा, उसके माँ पापा और आलोक जी। फिलहाल गलती हुई रासा की माँ खड़ी नहीं थी, लुढ़क कर नीचे गिर गई थी। इतना सिविलाइज्ड माहौल देखकर गहरा सदमा लगा है शायद इन्हें। डॉक्टर के जाते ही सारे लोग अभी बेडरूम में नंदिता के चारों ओर खड़े होकर चिंता जता रहे थे, जिसमें पहली चिंता उलझे बाल लिए समीर की थी। पर किस बात का? आज गोलू तो बाल सही से बात कर आई थी और कपड़े भी अच्छे ही पहने थे। ललिता जी बोली, ओ माता मेरी वजह से नहीं, आप लोगों की लाउड स्पीकर आवाज़ में प्रवचन देने का सदमा लगा है उन्हें। किसने कहा था बोलने के लिए आप लोगों को? अरे आप दोनों को आवाज़ बिना माइक के 10 किलोमीटर घर बैठे आदमी को हार्ट अटैक दे दे। गोलू एकदम बोली। हाँ पर ये आदमी कहाँ है? ये तो औरत है। समीर बोला तो नोनू ने उसकी बेतुकी बात पर उसे घूरा, जोक मारा। समीर धीरे से बोला, कोई हंसा? नोनू वैसे ही मुंह किए बोली, फिलहाल तो तू धीरे बोल, ऐसे हालात में धीरे बोलते हैं। ललिता जी पलटकर गोलू से बोली, मुझे लगता है गर्मी लग गई इनको। गीता जी आगे बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि समदन जी नींबू पानी पी लीजिए, पर नहीं, इन्होंने बोला कि ये कोई मरेनाल पानी पीती हैं। आग लगे ऐसी अंग्रेजी को। सीता जी बोली तो समीर ने नासमझी से उन्हें देखा। वो मिनरल बोल रही थी माता श्री, मरेनाल नहीं। हाँ हाँ वो ही। भाई साहब क्या हुआ बहन जी को? ललिता जी राजशेखर जी की तरफ मुड़कर भोलेपन से बोली तो राजशेखर जी बेचारे कुछ भी बोल सकने के लिए मुंह ना खोल सके। एक तो इतना प्यारा माहौल जिसमें नंदिता के बेहोश होने पर भी उन्हें हंसी आ रही थी, ऊपर से उन सब की अतरंगी चिंता। तो उन्होंने बेचारगी से मिस्टर रंधावा को देखा। माँ आई थिंक उन्हें धूप की वजह से चक्कर आ गया होगा। रहती नहीं है ना वो इस माहौल में। विक्रमादित्य जल्दी से कुछ सोच कर बोले तो राजशेखर जी के साथ रासा ने भी गहरी सांस ली। फिलहाल वो दोनों बाप बेटी जानते थे कि उनकी सो कॉल्ड बीबी और माँ उनके बेहद प्यारे माहौल को देख बेहोश हुई थी। ये तो कहो बेहोश हुई, कहीं अगर होश में होती तो बवाल ही मचा देती। पर उनकी ये सोच तुरंत पूरी हुई जब नंदिता की पलकें हिली और वो सर पकड़ती हुई उठी। आप ठीक हैं समधन जी? ललिता जी फट से बोली तो उन्होंने आंखें बड़ी करते हुए उनकी तरफ देखा और एकदम अभी थोड़ी देर पहले हुए चलचित्र की यादें ताज़ा हो उठी। ठीक माई फुट, मुझे अभी के अभी घर जाना है राज। वो एकदम उठकर बोल पड़े और फिर खुद पर पड़ी चादर बेदर्दी से उछाल दी। अरे धीरे बहन जी, अभी तो आप बेहोशी से उठी हैं। आप कहें तो कुछ खाने को ले आऊं? एक तो आप थोड़ा जल्दी आ गई, वरना कच्ची कैरी का सीजन आ गया है, पन्ना बना देती, सारी गर्मी झट से गायब।
गीता जी तुरंत बोली तो बिल्कुल खा जाने वाली नज़रों से उन्होंने उनकी तरफ देखा और बोली, राज आई एम गो होम राइट नाउ, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। नंदिता चीखी। हाँ चलो, राजशेखर जी उतना ही आराम से बोले। रासा आप चल रही हैं? नहीं पापा आप चलिए, मैं आती हूँ, रासा बोली तो नंदिता ने घूर कर रासा को देखा जिसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। हाँ हाँ भाई साहब ले जाइए बहन जी को, लगता है गर्मी की वजह से इनका बीपी भी हाई हो रहा है। देखो ना मुंह कतई लाल हो गया, सीता जी चिंता सताकर बोली तो राजशेखर जी एकदम हंस पड़े और नंदिता भूखी शेरनी बनकर बाहर निकल गई। अब क्या हुआ इन्हें, वो तीनों एक साथ भोलेपन से बोली तो इस बार सबने उनकी तरफ एक साथ देखा और फिर मुस्कुरा उठे। अजीब नहीं लगता आपको अंकल, वो दुनिया जिस ईश्वर के अधीन है, जिसकी नज़र में सब समान है, जो सर्वस्व होते हुए भी भक्त की बस नीयत से नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं, उन्हीं इंसानों ने बड़े छोटे का मापदंड कागज के टुकड़ों से तौल रखा है। क्या है स्टेटस और लाइमलाइट, बस कुछ वक्त का छल ही तो है, वरना सुकून देखना है तो किसी बाप की आंखों में देखना जो अपने बच्चों को उसके मन का खिलौना दिलाने से होती है। कभी किसी माँ की आंखों में देखना जब वो अपने भूखे बच्चे के मुंह में निवाला रखती है। जब तक ना करने की ललक हो तब तक असंभव, और जब करने की ललक हो तो ईश्वर खुद हमारे सारथी बन जाते हैं। और वैसे भी प्रेम तो ईश्वर को सबसे प्रिय है, क्या अमीर क्या गरीब। और वैसे भी अगर कन्नू की शादी रासा से हुई तो क्या वो अपना आपके प्रति कर्तव्य छोड़ देगी? मैं ऐसा नहीं मानती। प्यार साबित करने के लिए वजूद मिटाकर खुद की जिम्मेदारियों से भागकर सामने वाले की मिसाल बनना बेवकूफ़ी है। उल्टा प्यार तो साथ एक दूसरे की मदद कर उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करवाने का नाम है ना पापा? गोलू ये सब बोल आलोक जी की तरफ देखकर बोली, फिर चुप हुई तो वहाँ खड़े आलोक और राजशेखर के साथ साथ मिस्टर रंधावा को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। हुआ ऐसा कि नंदिता के एकदम साफ इस रिश्ते को मना करने के बाद राजशेखर जी खुद आलोक जी के साथ विक्रमादित्य के घर आए थे अपनी उलझन लेकर, पर शायद अब उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए थे। थैंक यू बेटा, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बेटी की खुशी में मैं खुश हूँ, राजशेखर आगे बढ़कर बोले और संतोषजनक नज़रों से आलोक जी को देखा। खुश रहो बहू, मुझे गर्व है तुम पर, आलोक जी आशीर्वाद देकर गोलू के सर पर हाथ रखकर प्यार से बोले। उसके कुछ देर बाद कुछ ज़रूरी बातों को कर वो दोनों घर की तरफ निकल गए तो मिस्टर रंधावा गोलू के पास आए। क्या? गोलू ने खुद की तरफ देखते देख नज़र इधर उधर करके बोली। लगता है मेरी बीवी समझदार हो रही है, ये हमारे बच्चे का असर है या फिर कुछ और? मिस्टर रंधावा धीरे धीरे बोले। कोई बच्चे का असर नहीं है, पिद्दी भर का हुआ नहीं अभी वो पेट में, और आप उसे अभिमन्यु समझ रहे हैं। याद रखिए उसकी मम्मा पहले से ही बहुत ज्ञान की देवी है। अच्छा तो ये ज्ञान कभी कभी बाहर आता है क्या, और मेरे लिए कहाँ जाता है? वो खुलकर अपनी आती हुई हंसी रोकते हुए बोले। आपको ज्ञान दिखाकर क्या फ़ायदा, पता चले अच्छे खासे खड़े हुए थे अभी और अभी भर भरा कर बेहोश हो गए। अब आप राजकुमारी की अम्मा की तरह नाजुक बदन तो है नहीं, लौह पुरुष हैं, खाली फोकट में फर्श टूट गया उसका अलग नुकसान। मेरा बहुत वजन है, वो कुछ रूठे हुए बोले। नहीं नहीं, गोलू एकदम बोली तो वो खुशी से उसे देखने लगे, पर उसके अगले पल ही उनकी खुशी खत्म हुई जब वो आगे बोली, बस फर्श टूट कर उसमें गड्ढा हो जाने इतना ही है, बाकी ज़्यादा नहीं है। अलग, वो कुछ खींच कर बोले तो वो उनके सीने से लग गई। नहीं थी मैं ज्ञान की देवी कभी, वो तो आपका प्यार देखकर हो गई मिस्टर रंधावा। सच पूछिए तो मैं तो दुनिया को बस सही गलत की ही नज़र से देखती थी, वो तो आप थे जो मुझे बिन बोले सिखा गए कि सही गलत तो बस लोगों के हालात, परिस्थितियाँ, संस्कार और मजबूरियाँ होती हैं, बाकी तो सब एक ही है, सब समान है। आप जानते हैं मिस्टर रंधावा, मुझे अब अपने भाई बहनों से भी कोई शिकायत नहीं है। आज समझ गई हूँ कि माँ पापा क्यों उन्हें माफ़ कर देते थे, क्योंकि माँ बाप भगवान का रूप ही तो हैं और वो बस उनकी गलतियाँ नादानियों जैसी देखते थे। वो धीरे धीरे बोलती रही और मिस्टर रंधावा बस सुनते रहे। मैं इतना भी अच्छा नहीं अलग, गलती मुझसे भी होती है, वो बाहों का घेरा उस पर तंग कर बोले।
पिक्चर परफेक्ट कोई नहीं होता, बस हमारा दिल सामने वाले की इंटेंशन से उसे पहचान लेता है। वरना लोग तो भगवान पर भी सवाल उठा देते हैं कि वो भगवान होकर अपनी बीवी का हरण नहीं बचा पाए। आप इतना जो ये कभी कभी सोचती हैं ना, मुझे तब लगता है कि मेरी बीवी पागल ही अच्छी है। इतना गहरा बोलती हैं कि मैं खुद को ही छोटा समझ लेता हूँ। पागल झल्ली जो भी बन जाऊं, सब आपकी ही बलिहारी है, क्योंकि जानती हूँ आप कभी जज नहीं करेंगे मुझे मिस्टर रंधावा। और एक बात बोलूं, वो मुस्कुराकर सर उठाकर बोली। वो उसकी आंखों में जलते हुए जुगनू देखकर बोले। मुझे आपकी माँ से भी अब शिकायत नहीं है, वो बोली तो उनकी आंखें कुछ सर्द हुई थी, जो समझ गोलू गंभीर हुई। हर कोई माफ़ करने के लिए नहीं होता गोलू। वो सर्द आवाज़ गोलू को सिहरन दे चुकी थी। मैं भी यही मानती अगर आज अपनी माँ का एक रूप ना समझती। जानते हैं, कन्नू और रासा के रिश्ते की बात की नज़ाकत और रासा की माँ का वो जलील करने वाला बिहेवियर, जिस पर वो तीनों डोली फ्रेंड्स ठहाके मार मार कर जोक मारती हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता। नहीं मिस्टर रंधावा, उन सबको सब समझ आता है। मैंने टोका भी तो पता है मेरी माता क्या बोली। गोलू, जिंदगी यही है, किसी के मरने जीने के बहाने ढूंढ कर ही चलती है। वरना जिंदगी में घटने वाली जिन चीज़ों को लोग आम समझते हैं वो चमत्कार नहीं लगेगी। वरना तेरे पापा गए तो मैं क्यों नहीं चली गई, या फिर तू कैसे नहीं चली गई उनके साथ। जिसका वक्त था, जिस बहाने से वो गया, और जिसका नहीं आया वो लड़ेगा भी और जिएगा भी। सब अच्छा कभी नहीं होता गोलू, बस अच्छा बना लेना पड़ता है। जब धरती पर आकर स्वयं भगवान, जिनके चरणों की रस से फूल उगाते हैं, उन्हें भी मजबूरी बस पत्थरों ने चोट देकर उनकी आज्ञा का पालन कर उनके कर्मयोग को सार्थक किया, तो हम इंसान इतना विचलित कैसे हो जाते हैं। कोई कुछ कहे, मेरे लिए मेरे बच्चे, उनकी खुशी सबसे ऊपर है और रहेगी। अलग उनके धीमे से होठ हिले। यही सच है मिस्टर रंधावा, मरकर तो सब खत्म हो जाता है। आप जानते हैं, पापा गए तो उनके पास सब था, आप भी थे। यूं ही नहीं, आपको चुन लिया था उन्होंने मेरे लिए। पर आपकी माँ अभी समझे भले ही ना, पर क्या है उनके पास। आलोक पापा बस रिश्ता ढो रहे हैं उनके साथ। युग युगान अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, आप उनका मुंह नहीं देखते। क्या इससे बड़ी कोई सज़ा है उनके लिए। हम समझ नहीं पाएंगे उनकी सज़ा, क्योंकि हमारे पास वो रिश्ते हैं और इतने सच्चे हैं कि हमें कभी महसूस ही नहीं होती उन सब कमियों की जो उनके पास है। वो कुछ नम आँखों से बोली। आज ना जाने कितने दिनों बाद दिल में भरी हुई नफरत वो निकाल चुकी थी, तो आंखें बरस पड़ी उसकी। ये माँ बनने के एहसास का असर था या वक्त का सब्र का असर, पर जो था बहुत अच्छा था। खुद सामने खड़े मिस्टर रंधावा भी खुद को जब्त ना कर सके और धीरे से उन्होंने उसके माथे को आगे बढ़ छू लिया। बस रोना नहीं, आप जानती हैं ना मुझे नहीं पसंद आप रोएं। चलिए, माफ़ कर दिया मैंने उन्हें आपके कहने पर वो हमारे आसपास, फिर भी मुझे बर्दाश्त नहीं। इसलिए नहीं कि उन्होंने पापा से क्या कहा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मेरा मान तोड़ दिया। अलग अपनी सगी माँ की जगह दी थी मैंने उन्हें, पर वो उसे गंदा कर चुकी हैं। अगर मेरे भाई मेरी जिम्मेदारी ना होते तो उस मान को तोड़ने की सज़ा और गहरी मिलती उन्हें। वो सुर्ख आंखें कर बोले तो गोलू ने आसे पोष सर हाँ में हिला दिया। कुछ पल खामोशी से बीते, यूं ही एक दूसरे की बाहों में, ना जाने किन अनकही बातों का दौर आज खत्म जो हुआ था। दर्द नफरत बन जाता है अगर उसे जताया ना जाए। मिस्टर रंधावा, गोलू एकदम आंखें खोल उनसे गले लगे हुए बोली। वो आंखें बंद किए हुए ही बोले। रासा ने अब तक कन्नू को फ़ोन करके शादी पक्की हो गई है ये बता दिया होगा। हाँ तो ज़रूरी भी तो है। कन्नू बेचारा कितना परेशान था, अब रिलैक्स हो गया होगा। विक्रमादित्य आराम से बोले। कोई रिलैक्स नहीं हो गया होगा, वो है ना वहाँ सीरियल रूपी माताएं ढोलक लेकर बैठ गई होंगी जगराता करने के लिए। इतनी रात को ऐसे थोड़ी ना होता है गोलू, विक्रमादित्य कुछ हैरानी से बोले। अरे सुना नहीं था आपने आते हुए गीता आंटी क्या कह रही थी कि हे जगदम्बे माँ, बस मेरे कन्नू की नैया पार लगा दो। जिस पल अच्छी खबर सुनूंगी उसी पल अखंड ज्योति जलाकर जगराता शुरू कर दूंगी। 12 घंटे के गोलू टिट्टो उनकी तरह हाथ जोड़कर बोली। तो मतलब रात के 12 बजे सोकर उठ वो शुरू हो गई होंगी तीनों।
सिर्फ सोकर नहीं, नहा कर मंजीरे और ढोलक के साथ गा रही होंगी और कन्नू प्रसाद बना रहा होगा। और नोनू और समीर? मिस्टर रंधावा जिज्ञासावश तुरंत बोले। समीर भजनों की कॉपी ढूंढ रहा होगा जो वो हमेशा 3 दिव्य देवियां संभाल कर रखती हैं और इतनी संभाल देती हैं कि फिर मिलती ही नहीं। और नोनू? वो नहाने के लिए पानी कम ठंडा और ज़्यादा गर्म कर रही होगी। गोलू फूल भविष्यवक्ता बनी और इधर उधर फ़ोन देखने लगी। और आप अभी आराम करेंगी क्या? वो बीच में उनके ऐसा बोलते ही बोली। हाँ, क्योंकि बच्चे को भी आराम चाहिए और बच्चे के बाप को भी। वैसे भी आप बड़ी अनरोमांटिक हो गई हैं। अच्छा, शिकायत कर रहा है मेरा बाबू? वो एकदम मुंह बनाकर बोली तो मिस्टर रंधावा को झुरझुरी आई। प्लीज़ अलग, उस पान वाले की कोई एक्टिंग नहीं। वो धमकी देकर बोले। अच्छा मेरी कट्टू, मेरी आइटम, ये बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा मेरी जान ने कि तुम्हारी उस रात की प्यार भरी तकरार की हमारे प्यार की निशानी मेरे पेट में है। बहुत शैतान हो गया है मेरा दीवाना। अलग? वो उसकी स्टाइलिश भाषा सुन हंसकर झुझलाकर उसे बेड तक उठा लाए थे। फिर आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उन्होंने झट से उसके होठों को खुद में समेट लिया था। उनके स्पर्श की आंच से गोलू की पलकें भी भारी हुई थी और धीमी धीमी चलती हवा का शोर मीठा हो गया था। उम्मीद के मुताबिक सब कुछ अच्छा गया। रासा और कन्नू की शादी की डेट अगले 2 महीने के बाद की निकली और इधर गोलू का चौथा महीना शुरू हुआ। फिलहाल ललिता जी उसी के साथ शिफ्ट हुई मिस्टर रंधावा के कहने पर। अब ललिता जी जहाँ, उनकी डोली फ्रेंड्स भी वहाँ। 2 हफ्ते में 2 दिन अपने अपने पतियों को खिला पिलाकर वो आत्मकती थी गोलू के ससुराल, और उन्हीं 2 दिन नोनू समीर भी ऑफिस से सीधा वहीं पहुँचते। कन्नू अभी इलाहाबाद गया था शादी के लिए अपने माँ के रखे हुए पुश्तैनी गहने और कुछ बाकी काम निपटाने। रासा फिलहाल यहीं थी और अब कभी कभी वो भी जब फ्री होती तो उन डोली फ्रेंड्स की टोली में बैठ जाती। जैसे कि आज ऑफिस से जब वो आई तो सभी घर पर मौजूद थे और काफ़ी शांत थे। क्या हुआ, इतनी शांति क्यों है? उसने ऐसा माहौल देख सवाल किया। हम कुछ सोच रहे हैं, समीर सोफे पर गाल पर हाथ लगाए बैठे हुए बोला। एक साथ? रासा पलट कर बोली। हाँ, तुम्हें पता है बिट्टो, ललिता जी बोली। वो हुआ ऐसा कि इन तीनों को राजनंदिनी नाम काफ़ी बड़ा लगता था और रासा बहुत कठिन लगता था, और गीता जी का तो यहाँ तक कहना था कि उसमें अपनापन भी नहीं है, इसलिए उसका नाम बिट्टो रख दिया, जो पहले रासा को अजीब लगा था। पर समीर ने जब उसे बाकी नामों की लिस्ट गिनाई जो उन महान माताओं की सोची हुई थी, जैसे रेसू, किट्टी, पिंकी, चिंकी, तो उसे यही नाम बहुत ही ठीक लगा था। क्या पता है मुझे, वो ललिता जी के पास बैठकर बोली। तुम्हारी शादी की कोई तैयारी हो ही नहीं पा रही। अब देखो, हमने तो ये भी नहीं सोचा अभी तक कि शादी में किसे बुलाना है किसे नहीं। हाँ तो सबको बुला लीजिए, इसमें बड़ी बात क्या है? रासा कुछ ना समझी से बोली। अरे ऐसे कैसे? जो हमारे में आया है और जिसने हमें बुलाया वही आएगा शादी में, बाकी कोई नहीं। ऐसा भी होता है क्या? रासा फिर ना समझी से बोली। इससे भी भयंकर, एक मोटी कॉपी और पेन लिया जाता है, उसमें फिर आने जाने वालों की दिए जाने वाले पैसे और गिफ्ट की लिस्ट बनाई जाती है ताकि उसी हिसाब से भविष्य में उनका वापस किया जा सके। 50 रुपये एक्स्ट्रा लगाकर। गोलू ने अभी बात रासा को समझाकर ख़त्म की ही थी कि समीर लास्ट में बोला। हाँ तो क्या गलत करते हैं? पर तूने वो कॉपी खो दी। अरे कहाँ रखी? सोच तो रहा हूँ उतनी देर से, और अगर मेरी शादी की कॉपी ना मिले तो गोलू की शादी के बही खाते से काम चला लेना, समीर ऑप्शन देकर बोला। नहीं नहीं, तेरी शादी का व्यवहार अलग है और नया है, हम उसी हिसाब से चलेंगे, है ना गीता? ललिता जी बोली। और क्या, देखना तो पड़ता ही है। चिंदी चोर हो आप सब, समीर चुचला उठा। हाँ, अब तो तुम सब यही कहोगे, माँ की ये चिंदी चोरी बचपन में तुम लोगों का पेट भरती थी। सच कहते हैं लोग, बच्चे कभी माँ का दुख नहीं समझ सकते। सीता जी फूल ऑन ड्रामा दिखा मुँह में पल्लू लगाकर बोली। बस गोलू, मना कर लो इन सबको, मैं बैठूं कि भाग जाऊं कहीं? ये अत्याचार मुझसे ना सहा जाएगा। अब मुझसे कौन सा हैंडल होता है? गोलू अपना हल्का उभरा हुआ पेट संभाले सामने रखे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू मुंह में डालकर बोली। हाँ हाँ बोल ले तू भी, लेकिन तू चिंता ना कर, तेरा बच्चा भी आने वाला है। फिर जब वो तुझसे ऐसे बोलेगा तब पता चलेगा हम माओं का दुख तुझे।
सीता आंटी फूल फार्म में आकर बोली तो वो तीनों कर्मकांडी जो जस के तस रहे, पर रासा का दिमाग समझ गया कि ये नाटक लंबा चलेगा। इसलिए मैंने कहा था नोनू कि केबल कनेक्शन कटवा दो और टीवी कबाड़ी को दे दो। ये ड्रामा आप सब वहीं से सीखती है ना? ड्रामा? अब तो हमारा रोना ड्रामा ही लगेगा तुम कंजरों को। अब हमने क्या किया है? नोनू और गोलू एक साथ बोले। तुम सब एक ही खेत की मूली हो, हम क्या जानते नहीं हैं? कितने मन से सुबह उठकर ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू मैंने अपने हाथों से बनाए कि मेरी गोलू खाएगी, उसका होने वाला बच्चा बिल्कुल मोटा गोरा पैदा होगा इसके असर से। पर नहीं, माँ के प्यार की तो कोई कीमत ही नहीं है। कीमत है ना, मैंने देखो 3 लड्डू एक साथ खा लिए हैं और बाकी भी सब खा जाऊंगी। गोलू पूरा बेशर्मी से उनका रोना किनारे कर बोली तो रासा फिलहाल उठ खड़ी हुई। तुम कहाँ जा रही हो बिट्टो? सीता जी तुरंत रोना रोक उससे प्यार से बोली। चेंज करने आंटी, आप कंटिन्यू रखिए। रासा बोली ही थी कि वो फिर से मुंह में पल्लू लगाकर रोना शुरू कर चुकी थी और रासा सर हिलाते हुए मुस्कुराकर रूम की तरफ बढ़ चुकी थी। कैसे कैसे रो लेती हैं यार ये? एकदम से समीर सोफे पर पैर चढ़ाकर बोला। तुम जैसी औलादे जिसकी हो वो ऐसे ही रोएगा? एक कॉपी संभाल कर नहीं रख पाया तू, अब कैसे होगा सब? मैं कहीं भी घुस कर लटक कर वो कॉपी आज रात तक आपको ढूंढ कर दे दूंगा। प्लीज़ अब आप रोना बंद करिए। ठीक है। एकदम समीर की बात सुन सीता जी का रोना रुक गया। अरे ललिता, तुम्हें याद है जब गोलू पैदा हुई थी तो वो सोने के कड़े कौन लाया था? अरे वो पीछे वाले गली की शारदा, बड़ी भोली औरत थी। ललिता जी तुरंत बोली। हाँ, ऐसा करेंगे, हम वही सोने के कड़े बदलवा कर गोलू के होने वाले बच्चे के लिए कुछ पैसे डालकर बढ़िया मोटे कड़े बनवा देंगे। अब माँ की चीज़ बच्चे पहनेंगे तो कितना शुभ होगा। वो तीनों अपनी पंचायत में लग गई थी और सामने बैठे उनके कर्मकांडी बच्चे आंखें फाड़ उन्हें देख रहे थे। मतलब एक नंबर की ड्रामा क्वीन थी वो तीनों। अपनी बात ऐसे ऐसे ड्रामे करके मनवा लेती, फिर बस एकदम नॉर्मल हो जाती हैं। खतरनाक हैं ये तीनों गोलू, समीर धीरे से बोला। और पक्की विकिपीडिया भी, कितनी पुरानी बातें इन्हें याद रहती है। नोनू पलट कर समीर के अंदाज में बोली। वो तो कहो, इन लोगों के अंदर हमारे पुराने कपड़ों को भरकर तकिया बना देने का हुनर है, वरना पता नहीं मेरे कपड़े मेरे बच्चों को पहना कर ही दम लेती है तीनों। सही बात है, लड़का होता फिर भी तेरे लड़कियों वाले झबले ये कहकर पहनाती कि छोटे पर क्या ही फर्क पड़ता है कि लड़के के कपड़े हैं या लड़की के। समीर सफाई दे ही रहा था कि उसके कानों में उन तीनों की आगे की प्लानिंग पड़ी। पुराने कपड़े बच्चों के लिए अच्छे होते हैं, मुलायम हो जाते हैं। आज तुम चाबी दे देना ललिता, बक्सा खोलकर गोलू के और मैं समीर और गीता नोनू के कपड़े धूप में दिखा देगी। अब कन्नू की शादी के बाद गोलू का बच्चा ही तो आएगा, टाइम कहाँ है इतना फिर? क्या आप लोगों ने हमारे सारे कपड़ों से तकिया नहीं बनाए? नोनू एकदम झटके से बोली। नहीं, सबसे तकिया थोड़ी ना बनाते हैं हम लोग, वो तो जो फट जाते हैं वो भर देते थे। ललिता जी पूरी बात बताकर बोली। कितने कपड़े हैं आप लोगों के पास हमारे बचपन के? गोलू आगे बोली। सब हैं, 1 साल से 5 साल तक। गोलू का बच्चा क्या, तुम लोगों के भी बच्चे और कन्नू के भी बच्चे पहन लेंगे, इतने हैं। वो तीनों गर्व से बोली। अच्छा, तो जब वो कपड़े आने वाली 10 पीढ़ियां पहन ले तो उन्हें एंटीक पीस बनाकर म्यूजियम में रखवा देना, ये लिख कर कि इन्हीं कपड़ों से और खानदान पल गया हमारा। समीर अच्छे से एक्सप्लेन कर बोला तो सीता जी ने उसे आंखें दिखाई। अच्छा, तो क्यों पहनता था तू बचपन में गोलू और नोनू की झालर वाली नेकर? ये बात आप कितनी बार बोलेंगी? तब मैं बहुत छोटा था। तो उससे क्या? कहता तो था तब तू कि मम्मी ये गोलू के कपड़े कितने कलरफुल होते हैं, मुझे भी ऐसे दिलाओ ना। सीता जी हूबहू उसकी नकल करके बोली। तो इस बार गोलू और नोनू गला फाड़कर हंसी और साथ में पीछे से आती हुई रासा और दरवाजे पर खड़े मिस्टर रंधावा भी खिलखिला पड़े। आजकल उनका सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट उनके घर में अक्सर ऐसे ही होता था। ऊपर से गोलू की खिली हुई रंगत और खिल जाती थी यूं खुलकर हंसते हुए, जिसे वो प्यार से नज़रों में उतार लिया करते थे। फिलहाल सभा भंग हुई और तीनों बाताएं मिस्टर रंधावा के आओ भगत में जुट गईं, कोई पानी और कोई स्पेशल कॉफ़ी बनाकर। शाम को समीर और नोनू को किसी पार्टी में जाना था तो बाकी बातें बात के लिए छोड़ वो नोनू सीता जी और गीता जी को लेकर घर जल्दी चला गया। ऑल गुड,
मिस्टर रंधावा प्यार से सबके जाने के बाद कमरे में आकर गोलू से बोले। गोलू मुस्कुरा कर बोली, बस मुझे आजकल भूख बहुत लगती है। ये तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? मोटी हो रही हूँ मैं, और अभी तो काफ़ी टाइम है, तब तक कितनी हो जाऊँगी। और आजकल तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है जो थोड़ा बहुत वजन घटे भी। कोई बात नहीं, आप मोटी हो जाना और आप सुंदर बन जाना, गोलू रूठ कर बोली तो उन्होंने प्यार से उसे गले से लगा लिया। जिंदगी के ये पल इतने कीमती सिर्फ माँ के लिए नहीं, एक पिता के लिए भी होते हैं। एकदम कोई एक बिन देखे सुने एक जीवन की आहट नहीं अपना पाता। माँ का तो बनता है कि वो उसके पेट में है, पर पिता उसे वो बॉन्ड खुद के कदम बढ़ाकर बनाना पड़ता है। और बस यही कोशिश एक पिता को माँ से अनोखा करती है। वक्त उसी रफ्तार से आगे बढ़ा, पर कहते हैं ना, जब कुछ अच्छा हो तो पता नहीं चलता और जब कुछ बुरा हो तो लगता है सदियों जैसा एक दिन। फिलहाल गोलू की प्रेगनेंसी का 6ठा महीना लग गया। कुछ बदलाव के साथ वो कुछ गोलू सी वाकई हो गई थी और हाल फिलहाल उसके एक नहीं 2 बच्चे हैं, इस बात की जानकारी उन्हें हुई थी। ऊपर से आजकल कन्नू की शादी के चक्कर में वो टेंशन में थी। उसके सारे पुराने कपड़े उसे बिल्कुल फिट जो नहीं आ रहे थे। अब एक एक पैसा निचोड़ कर वसूल करने वाली गोलू के लिए ये बात सुनामी आ जाने के बराबर थी, जिसका अफसोस फिलहाल वो अभी कर रही थी। हम आपको दूसरा दिला देंगे गोलू, मिस्टर रंधावा अपनी प्यारी बीबी का बना हुआ मुंह देखकर बोले, जो टेंशन में कुछ ज़्यादा खाकर उन्हें अवगत करा देती है कि फ़िलहाल वो टेंशन में है। 25 लाख का ये लहंगा मैंने लेते हुए आपसे कहा था कि मत लो। अब बताओ, इसे मैंने 10 बार भी नहीं पहना और ये मुझे फिट नहीं हो रहा है। ऊपर से इसके ब्लाउज में कपड़ा भी नहीं रखा आसपास कि खुलवा कर इसमें फिट हो जाऊं। मतलब हमारे मास्टर जी से सिलवाते तो इसके आसपास कपड़ा छोड़ देते ताकि हम मोटे हो जाएं, कभी तो खुलवा कर अपनी नाप का करवा ले कभी। पर ये महंगे डिज़ाइनर इतनी इतनी चिंदियाँ भी काट लेते हैं ताकि उन्हें जोड़ कर नया ड्रेस बना दे। कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा दिलवा देंगे अलग। वो उसके हाथ से सैंडविच की प्लेट लेकर बोले, जो फिलहाल वो शिद्दत से खा रही थी। ऐसे भूखे के हाथ से खाना नहीं लेते मिस्टर रंधावा, आपको पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे कुछ तो रहम करिए मुझ पर, इतने निर्दयी तो ना बनिए। मैं मोटी हो रही हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपको अब अच्छी नहीं लगती, कि मुझे देखकर आपको अब मेरी कमर तोड़ने का नहीं, मुझे टेड्डी की तरह खिलखिलाने का ही मन करता है। वो फूल ऑन ड्रामा क्रिएट कर बोली तो थोड़ी देर के लिए मिस्टर रंधावा बेहोश होते होते बचे। सच में ड्रामा कंपनी खोल सकती थी गोलू और उसकी वो तीनों माताएं और उसके प्यारे प्यारे दोस्त। अलग आप सुबह से जूस, फ्रूट्स, सलाद, आलू के पराठे और ज़मीर के लाए गोलगप्पे खा चुकी हैं। अब थोड़ा रुक जाइए, डॉक्टर ने कहा है ना आपसे, रुक रुक कर खाइए थोड़ा, वरना आपको बेचैनी हो सकती है। ऊपर से आप कुछ ना कुछ भारी खा ही लेती हैं। आप मेरे खाना गिन रहे हैं मिस्टर रंधावा, इस हालत में भी? अरे इस हालत में तो पति अपनी पत्नियों को जबरदस्ती खिलाते हैं कि पराठा खा लो, टिक्की खा लो, मोमोज खा लो, बर्गर खा लो। अरे आपसे अच्छा तो वो पान वाला है, जानते हैं उसने अपनी गर्लफ्रेंड से जब से शादी की है ना, समीर बता रहा था, तब से वो हर रोज गंगा सागर ढाबे पर उसे लस्सी, गोभी के पराठे, मंचूरियन और जाते समय खुद बनाकर कलकत्ता पान अपने हाथों से बनाकर खिलाता है। हाँ, इसलिए उसकी भावी पत्नी 90 किलो की हो गई है अभी से। तो उससे क्या, प्यार में इंसान वजन नहीं देखता आपकी तरह। और आपको कब से इंटरेस्ट हो गया पान वाले की बीबी में? मुझे पान वाले की बीबी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आप भूल रही हैं अलग। समीर मुझे भी कुछ बातें बता ही देता है। और एक बात बताइए, मैं नहीं बोलता आपसे कि अलग दूध पी लेना, फ्रूट्स खा लेना, ड्राई फ्रूट्स खा लो, वेजिटेबल पुलाव खा लो, पनीर खा लो, और रात को मैं अपने हाथों से आपके लिए जो वो ड्राई फ्रूट्स मिल्क बनाता हूँ वो। हाँ तो इतना सब खा जाऊँ एकदम, ताकि अपने मन का कुछ ना खा पाऊँ मैं, बकासुर जो हूँ। वो बोली तो विक्रमादित्य को एकदम हंसी आ गई। वो अलग आप ना होती तो मेरा क्या होता? वो आगे बढ़कर उसे गले लगाकर बोले, क्या होता? कपड़े फाड़ गली गली गाते, और क्या हम गा लेते। लेकिन फिलहाल अलग आप ये भूख के चक्कर में नहीं, टेंशन में खा रही थी। मैं मानता हूँ कि मेरी पागल बीबी कुछ अलग है सबसे। मुझे उसकी प्रेगनेंसी में भी खाने के लिए उसके आगे पीछे नहीं भागना पड़ता,
और उसके लेजी होने से ज़्यादा मुझे उसके इधर उधर नाचने से ज़्यादा टेंशन होती है। उनके मूड स्विंग मेरे अलावा सब झेलते हैं, लेकिन अभी के लिए ये बताइए, सिर्फ लहंगा टाइट हो जाने की इतनी टेंशन है आपको? नहीं, वो बात नहीं है मिस्टर रंधावा। पेट भी देखिए मेरा 6 महीने में ही कितना बड़ा हो गया है। और नाचूं ना तो क्या करूं? मुझे आजकल नींद कहाँ आती है इतनी। कितने अच्छे से पसर कर सोती थी मैं, और अब देखो आप सोते हैं मुझसे ज़्यादा। वो इसलिए अलग कि हमें ट्विंस है और कुछ नींद प्रॉब्लम उसी लिए है आपको। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ज़्यादा ना सोचा करिए। मैं कहाँ सोचती हूँ ज़्यादा, मैं तो कुछ सोचती ही नहीं आजकल। अच्छा, पान वाले से लेकर कन्नू की शादी की हर खबर आपको पता होती है। और समीर कल बता रहा था कि आपने सारे डिज़र्ट बदलवा दिए हैं मेन्यू के। बदलवाए नहीं है, ढंग के करवाए हैं। सारे अंग्रेजी नामों वाले डिज़र्ट रासा ने डलवाए थे उसमें। अरे मोहल्ले वाले खाते या 100 पीस में सजाते उन्हें। इसलिए मैंने बस जलेबी, रबड़ी, गुलाब जामुन, रसमलाई ऐड कर दी है। और वो बड़े बड़े नामों वाले भी रखे हैं आप सबके लिए, जो 1 एकड़ की प्लेट में एक चेरी के साथ परोसा जाएगा। ओके ओके, अब बताइए, ऑर्डर कर दूं आपके कपड़े? नहीं, मुझे लेकर चलिए ना मिस्टर रंधावा। आजकल मैं घर भी नहीं जा पाती, वहाँ खूब सब मस्ती कर रहे होंगे, मैं ही यहाँ कुड़ रही हूँ। परसों तो शादी है ही, तब जाना ही है, तो आज चलिए ना। अच्छा, तो असली वजह ये है, पर अलग आपके पैरों में हल्की हल्की सूजन है और आप वहाँ बैठे ही रहेंगी सबसे बातों के चक्कर में। और मैं बस आपके साथ अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। क्या आपको मेरे साथ अकेले रहने में अच्छा नहीं लगता? वो बहुत गंभीर हुए। तो अलख ने पलट कर हैरानी से उन्हें देखा। नहीं मिस्टर रंधावा, कभी नहीं। आपका प्यार तो मुझे आजकल और ज़िद्दी बना देता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं आपके साथ अकेले में अच्छा वक्त नहीं बिताती। और तो और, मैं तो ये कहूँगी कि मेरे सबसे अच्छे दिन थे अभी तक के। आपका साथ, प्यार सब अनोखा है। इसलिए कुछ कहने और बोलने से और मांगने से पहले मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता आपसे। बहुत कम होता है पति पत्नी के रिश्ते में ये, वरना अक्सर लोग कहीं ना कहीं समझौता कर ही लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि समझौता हर वक्त गलत है, पर आपके साथ तो मुझे वो कभी कभी भी नहीं करना पड़ा। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये जानकर भी मैं यूं ही बोलती हूँ कि आपको मुझसे अब प्यार नहीं है उतना, ताकि आप तड़प कर फिर से कहें कि अलग कितना सोचती हैं आप। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आपने अभी जानबूझकर ये बात बोलकर मुझसे सारा सच बाहर निकलवा लिया और तारीफ भी सुन ली। गोलू मुंह बनाकर बोली तो उसके पास उसे देखते हुए बैठे विक्रमादित्य की आंखें चमक उठी। अच्छा, पति भी तारीफ डिजर्व करते हैं अलग? करते हैं, पर उनकी तारीफ ना करके उनके दिमाग को ठिकाने पर रखना भी बहुत बड़ा टास्क है, और ये कला सिर्फ पत्नियों को आती है। अच्छा, तो इस लहंगे में जो कि मैं लाया था उसमें आपको सच में प्रॉब्लम नहीं है, बस आप जताती हैं? नहीं, उस लहंगे से मुझे वाकई प्रॉब्लम है मिस्टर रंधावा। कितना महंगा था और सिर्फ एक बार पहना मैंने। अब सैंडविच खा लूँ? वो फिर रुक कर बोली। वो प्लेट उसकी तरफ बढ़ा कर बोले। आप खाएंगे? नहीं, अभी मन नहीं है। मन नहीं है, या फिर मुझे और कॉम्प्लेक्स करने के लिए फिट होना है आपको? अलग वो कुछ खींचकर उसके फूले हुए गाल चूम कर बोले। आजकल वो उन्हें नशे सी लगती थी। वो 1000 ताने मारती थी उन्हें खुद के वजन को लेकर, पर वो जानते थे कि उसका बढ़ा हुआ हल्का वजन और खिली हुई गुलाबी रंगत उन्हें सियरन सी दे जाती थी। मोहब्बत ऐसी ही होती है, सही कहा गोलू ने। क्या वजन, क्या शक्ल, क्या कपड़े। सच पूछो तो परफेक्शन से ज़्यादा तो मोहब्बत उस बिखरे बिखरे रूप पर ज़्यादा आए तो समझ लेना आपकी आपके पास जो आपका पति है वो ईश्वर का आशीर्वाद है आपके लिए। बस कसकर थामना ये एहसास होते ही उनका हाथ, और एक बार प्यार से दिल से बोलना कि मोहब्बत है हमें आपकी हर अदा से। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।